तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान और लोंगशुआन दोनों ही कहीं जा रहे होते हैं और लोंगशुआन कहती है कि मैं तो अपनी शिप को रिकवर करना भूल गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग यहाँ पर आए थे तो मैं अपनी शिप को वहाँ पर कैसे छोड़ आई। कहीं ऐसा ना हो कि युनडियान वो अपने दो साथियों के साथ वहाँ पर आ जाए। अगर उसे हमारी शिप दिखाई दी तो उसे पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मगर फेंग हान उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, युनडियान वो यहाँ पर नहीं आएगा, उसे इतना जल्दी यहाँ पे नहीं आना चाहिए। और वैसे भी अभी इतना ज्यादा टाइम नहीं गुजरा है, हम लोग अभी भी उस शिप को जाकर लेकर आ सकते हैं। मगर लोंगशुआन कहती है कि नहीं, अभी बहुत देर हो चुकी है, लगता है शायद वो लोग यहाँ पर पहुंच गए होंगे। ये कहते कहते वो लोग एक बीच बाजार में आ पहुंचते हैं। वहाँ पर हमें वही कैंडी वाला बंदा दिखाया जाता है। उसे वहाँ पर देखते ही लोंगशुआन कहती है कि जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो फेंग शाओलिन इस कैंडी के लिए बहुत ज्यादा जिद कर रही थी। तुमने उस वक्त उसे ये कैंडीज नहीं लेकर दी, जिसकी वजह से वो हमारे कल्टीवेशन के बीच में ही इन कैंडीज को खाने के लिए यहाँ पर आई होगी। इसीलिए उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही बुरा हुआ है। और फिर फेंग हान भी कहता है कि ये सारी गलती मेरी है। अगर मैंने उसे इतना ज्यादा डिक्टेट न किया होता तो शायद वो इस तरह मेरी बात को टाल कर कैंडीज लेने के लिए नहीं जाती। तो लोंगशुआन उसे कहती है कि फेंग शाओलिन को कैंडीज बहुत पसंद है, इसीलिए तुम्हें उसके लिए कैंडीज लेकर जानी चाहिए। और फेंग हान भी कहता है कि हाँ, मुझे उसकी भी विश की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। आखिरकार ये सब कुछ इस कैंडी की ही वजह से हुआ है। मुझे उसे ये कैंडी लेने से मना नहीं करना चाहिए था। जब से वो यहाँ पर आई है तब से मैं उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा। में वो कैंडी वाला बंदा उन लोगों को देखता है तो वो फौरन से उनकी तरफ चला जाता है और कहता है कि ब्रदर, लगता है तुम कैंडीज खरीदना चाहते हो, क्या तुम्हें कैंडीज चाहिए? तो फेंग हान कहता है कि ठीक है, मुझे एक कैंडी दे दो। ये कहते ही वो बंदा खुश हो जाता है और कहता है कि अरे वाह, मैं तो अपने घर जाने ही वाला था, शुक्र है कि तुमने अभी एक कैंडी खरीद ली। ये कहते ही वो उसे एक कैंडी की स्टिक निकाल कर दे देता है। तो फेंग हान उसे एक ब्लड पिल दे देता है, जिस पर वो बंदा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो ब्लड पिल कैंडी से बहुत ज्यादा महंगी थी। उस पिल को देखकर उस बंदे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो उन लोगों से कहता है कि सच में तुम लोग बहुत ही अच्छे लोग हो, मैं दुआ करता हूँ तुम लोगों का वक्त अच्छा गुजरे। फेंग हान लोंगशुआन को लेकर उसी शिप वाले एरिया की तरफ जाने लगता है और पीछे से वो बंदा उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने मेरा भला किया है तो तुम लोगों का भी भला होगा। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि लोंगशुआन कह रही होती है कि हम लोगों को काफी देर हो गई है, उम्मीद है कि वो शिप अभी भी वहीं पे ही मौजूद होगी। तो फेंग हान कहता है कि तुम डरो मत, मेरे ख्याल से अभी हम लोग बहुत जल्दी जा रहे हैं, वो शिप अभी भी वहीं पे ही होगी। मगर जैसे ही वो लोग वहाँ पर देखते हैं उन लोगों की शिप पर इंपीरियल सेक्ट के वही तीनों डिसाइपल्स आ पहुंचे थे। ये देखते ही फेंग हान फौरन से लोंगशुआन को लेकर कुछ बॉक्स के पीछे छुप जाता है। वो लोग देखते हैं कि युनडियान अपने साथियों के साथ उनकी शिप पे उन लोगों को तलाश कर रहा है, जिस पर लोंगशुआन कहती है मैंने सोचा नहीं था कि ये लोग यहाँ पर इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे, मगर इन्हें हमारे बारे में किसने बताया है? अब तो उन्हें पूरा यकीन हो जाएगा कि हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मगर फेंग हान कहता है कि चलो निकलो यहाँ से। ये कहने के बाद वो लोग जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो युनडियान को कुछ फील होता है। वो पीछे पलटकर देखता है तो फेंग हान उसे दिखाई देता है, जिस पर वो अपने साथियों से कहता है कि वो लोग वहाँ पर हैं, वो भागने ना पाए। ये कहने के बाद वो लोग फौरन से उनका पीछा करते हैं तो लोंगशुआन कहती है कि लगता है कि उन्होंने हमें देख लिया है। ये कहते ही फेंग हान उसे कहता है कि चलो हमें सी साइड की तरफ जाना चाहिए। वो लोग सी साइड की तरफ चले जाते हैं तो युनडियान अपने साथियों के साथ उनका पीछा करता है, मगर फेंग हान वहाँ से कहीं दूर निकल गया था तो उन लोगों को वो कहीं पे भी दिखाई नहीं देता। मगर फिर एक वॉरियर कहता है कि वो लोग जरूर इस तरफ गए होंगे। ये कहने के बाद वो लोग फिर से फेंग हान का पीछा करते हुए उसकी तरफ चले जाते हैं। मगर हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान लोंगशुआन को लेकर एक जगह छुप जाता है और वहाँ पर एक और बंदा भी मौजूद होता है जो कि उन लोगों को देख रहा था। युनडियान अपने साथियों के साथ जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है तो वो बंदा बाहर निकल आता है और उन लोगों से कहता है कि वहीं पे ही रुक जाओ। वो बंदा कोई और नहीं बल्कि मो शुआई होता है। उन्हें देखते ही वो कहता है कि अरे वाह, क्या अजीब इत्तेफाक है, इंपीरियल सेक्ट के लोग यहाँ पर आए हैं। तो युनडियान उससे कहता है कि डीमन मार्शल प्रिंस, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो मो शुआई उन लोगों से कहता है कि अगर यहाँ पर इंपीरियल सेक्ट के 3 डिसाइपल्स आ सकते हैं तो मो शुआई यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता? और दूसरी तरफ लोंगशुआन कहती है कि फेंग हान, ये बंदा क्या वाकई में हम लोगों की फिर से मदद करने वाला है? तो फेंग हान कहता है थोड़ी देर सब्र करके देखते हैं। और इस तरफ युनडियान मो शुआई से कहता है कि हमारे रास्ते से हट जाओ, हमारे
हमारे पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि हम लोग तुम्हारे साथ खड़े होकर बातें करें। मगर मोशुए उनसे कहता है कि ये तुम्हारे बाप का सेक्ट नहीं है कि जहाँ तुम इतना चिल्ला कर बात कर रहे हो। यहाँ पे मेरी मर्जी के बगैर कोई भी बंदा ना आ सकता है ना ही जा सकता है। सुनकर उन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, मगर युनडियान उन्हें रोक लेता है और कहता है कि मुझे बात करने दो। वो मोशुए से कहता है कि क्या तुम वाकई में हमारे इंपीरियल सेक्ट के मामले में टांग अड़ाना चाहते हो? मगर मोशुए उनसे कहता है कि तुम लोग भले ही सुपर नेचुरल रियलम के फर्स्ट लेवल में हो या सेकंड लेवल, तुम्हारी जगह पे कोई इमोर्टल ही क्यों ना यहाँ पर आ जाए। यहाँ पे हर एक बंदे को एक जैसा ही ट्रीट किया जाता है। और क्योंकि इंपीरियल सेक्ट और यूहाउ सेक्ट दोनों ही इमोर्टल सेक्ट हैं, तो इसलिए मैं तुम्हें यही कहूंगा कि तुम लोग बिला वजह में एक दूसरे से मत उलझो। मगर युनडियान कहता है कि हम इंपीरियल सेक्ट के लोग हैं, हम लोग हमेशा हेवन का रास्ता चुनते हैं और जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। और तुम एक डीमन हो, तुम भला हमारे बीच में यूं क्यों आ रहे हो? तो मोशुए उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर यूहाउ सेक्ट के डिसाइपल को मारने के लिए आए हो, और अगर उस लड़के ने फिर से इस वानगोई आइसलैंड में कोई गड़बड़ की तो फिर बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। और इस मसले में न सिर्फ वो यूहाउ सेक्ट के डिसाइपल्स फंसेंगे, बल्कि तुम लोग भी इतने बुरे फंसोगे कि शायद तुम भी फिर यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। मोशुए उन लोगों को कुछ देर तक बातों में लगाए रखता है और इस तरफ फेंग हान लोंगचुआन से कहता है कि चलो निकल चलो यहाँ से। वो लोग फौरन से वहाँ से चले जाते हैं और जब उनके जाने का मोशुए को पता चल जाता है तो वो युनडियान से कहता है कि तुम्हारी मर्जी है, मेरा काम तुम लोगों को समझाना था। अगर तुम लोग फिर भी हमला करते हो तो फिर उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। मैंने तुम्हारी सीनियर सिस्टर जान शुई की खातिर तुम लोगों को इतना कुछ समझाया है, अब आगे तुम्हारी मर्जी है। ये कहने के बाद वो फौरन से वहाँ से चला जाता है तो युनडियान गुस्से में आकर कहता है कि तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, तुमने हमारे शिकार को भगा दिया। और फेंग हान लोंगचुआन को लेकर वापस अपने घर पे पहुंच जाता है और वहाँ पे हमें फेंग शाओलिन को दिखाया जाता है जो कि काफी उदास बैठी हुई होती है। और फेंग हान और लोंगचुआन जब वो लोग वहाँ पर आते हैं तो वो से कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? तो फेंग शाओलिन कहती है कि मैं अब काफी बेहतर हूँ। और लोंगचुआन कहती है हम लोगों को कल ही यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि युनडियान अपने दोनों डिसाइपल साथियों के साथ यहाँ पे पहुंच चुका है। और फेंग हान कहता है कि हमारा उनसे सामना भी हो चुका है, इसीलिए हमारे लिए बेहतर यही है कि हम लोग जितना जल्दी हो सके ये जगह छोड़कर यहाँ से चले जाएं, वरना हम लोग यहाँ पर बहुत ही बुरे फंस जाएंगे। इतने में अचानक वहाँ पे वही सर्वेंट आता है और उन लोगों से कहता है कि फेंग मास्टर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि ये सर्वेंट यहाँ पे क्या कर रहा है। तो फेंग हान जैसे ही बाहर जाता है तो बाहर वही सर्वेंट उनसे कहता है कि मुझे यहाँ पे मास्टर ने भेजा है, वो जानना चाहते हैं कि फेंग शाओलिन की तबीयत कैसी है। तो फेंग हान कहता है कि वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड है, ये बात मैं तुम लोगों को कई मरतबा बता चुका हूँ। हम लोग यहाँ पर कुछ दिन और ठहरने वाले हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। मगर वो बंदा कहता है कि क्या मैं उस लड़की को देख सकता हूँ, क्योंकि मुझे उससे कुछ बात करनी है। मगर फेंग हान उसे मना कर देता है और कहता है मैंने तुम्हें बता दिया है ना, तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आ रही? वो लड़की इंजर्ड है और किसी से बात नहीं करना चाहती। मगर वो सर्वेंट कहता है कि असल में मुझे मास्टर ने एक मैसेज दिया है जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ फेंग शाओलिन को ही देना चाहता हूँ। वो छोटा सा ही मैसेज है, बस मुझे थोड़ी ही देर लगेगी, मैं तुम्हारे सामने ही उसे ये बात सुनाऊंगा। तो फेंग हान देखता है कि ये बंदा जरूर फेंग शाओलिन से कोई खास बात करना चाहता होगा। वो उससे कहता है कि ठीक है तुम मेरे साथ अंदर आ जाओ। फेंग हान जैसे उसे अंदर लेकर आता है तो वो बंदा सीधा जाकर फेंग शाओलिन से कहता है तुम कैसी हो? तो फेंग शाओलिन गुस्से में कहती है कि मैं मर रही हूँ, तुम्हारे कलेजे में तो ठंड पड़ रही होगी। मगर वो सर्वेंट कहता है कि असल में मुझे मास्टर ने यहाँ पे एक खास मैसेज देकर भेजा है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ये कहने के बाद अचानक से वो बिल्कुल चेंज सा हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी के अंदर उसका मास्टर मोलियान बात करना शुरू कर देता है। और वो फेंग शाओलिन से कहता है कि सुनो लड़की, 2 दिन गुजर चुके हैं और मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे ब्लैक टर्टल पवेलियन में मुझसे अकेले आकर मिलना। मैं तुमसे किसी खास मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ और तुम्हारे दोनों साथियों को इस बारे में कोई भी खबर नहीं मिलनी चाहिए। तुम थोड़ी देर के लिए ही पवेलियन में आओगी, उसके बाद वहाँ से चली जाओगी। ये कहने के बाद वो बंदा फिर नॉर्मल हो जाता है। और फेंग शाओलिन कहती है कि इस वक्त मैं बहुत ही इंजर्ड हूँ, इसीलिए मैं किसी टर्टल पवेलियन में नहीं जा सकती। मुझे कम से कम 2 दिन चाहिए ताकि मैं खुद को रिकवर कर सकूँ। ये सुनकर वो सर्वेंट तो वहाँ से चला जाता है। मगर लोंगचुआन कहती है कि आखिर वो मास्टर फेंग शाओलिन को अकेले में क्यों बुलाना
चाहता है। अगर वो इससे मिलना चाहता है तो इसका मतलब ये है कि अब हम लोग कहीं भी नहीं जा सकते। और फिर लोंगशुआन कहती है कि अगर हमारे पास वक्त थोड़ा है तो फिर मैं फेंग शाओलिन का ख्याल नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि मुझे फौरन से अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करते हुए अपना लेवल अपग्रेड करना होगा। क्योंकि जितना जल्दी हम लोग ब्रेक थ्रू करेंगे युनडियान और उसके साथियों से निपटने के लिए हमें उतनी ही ज्यादा आसानी होगी। ये कहने के बाद लोंगशुआन तो वहाँ से चली जाती है और फिर फेंग हान फेंग शाओलिन की तरफ देखता है तो वो काफी उदास होती है, जिस पर फेंग हान उसे वो कैंडीज निकाल कर देता है और कहता है कि ये तुम्हें पसंद है ना। तो फेंग शाओलिन फौरन से वो कैंडीज ले लेती है और फेंग हान वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सीनियर हुओ टियांडो वो इंपीरियल सेक्ट मास्टर से मिलने के लिए फौरन से इंपीरियल सेक्ट पहुंच जाता है, जहाँ पर एक सर्वेंट उसे मास्टर से मिलवाने के लिए लेकर जाता है और कहता है कि आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक जाएं, मास्टर कुछ ही देर में यहाँ पे आ जाएंगे। ये सुनकर हुओ टियांडो वहीं पे ही रुक जाता है और हमें दिखाया जाता है जैसे ही इंपीरियल सेक्ट का मास्टर वहाँ पे अपीयर होता है तो मास्टर शुआंडो उसके आगे झुक जाता है और कहता है कि सीनियर मास्टर हुनटियान आपको देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मगर वो मास्टर उससे कहता है कि तुम मुझे सीनियर मास्टर हुनटियान क्यों कह रहे हो और तुमने खुद को डिसाइपल क्यों समझा हुआ है? तुम तो युहाउ सेक्ट के हेड मास्टर हो और जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल भी बस मुझसे एक लेवल ही पीछे है। तुम बहुत जल्द वो लेवल भी अचीव कर लोगे तो उसके बाद तुम मेरे बराबर के लेवल में आ जाओगे। तो इसीलिए आज से तुम खुद को एक डिसाइपल और मुझे सीनियर मास्टर मत कहा करो। मगर वो टियांडो कहता है कि नहीं, मैं ऐसी जरूरत नहीं कर सकता। तो फिर वो मास्टर कहता है अच्छा तो बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ये सुनकर वो टियांडो से कहता है बात बिल्कुल साफ है, मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि इस वक्त डीमन अलायंस पूरी तरह से इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और वो लोग कभी भी हमारे सेक्ट पर हमला कर सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों के पास आप लोगों से मदद मांगने के लिए आया हूँ ताकि हम लोग एक साथ मिलकर उन डीमंस का मुकाबला कर सकें। ये सुनकर मास्टर हुनटियान कहता है कि ये बात तो बहुत ही अच्छी है, हम लोगों को एक साथ मिलकर ही लड़ना चाहिए और हमारा इंपीरियल सेक्ट वो तुम्हारा साथ जरूर देगा। ये कहने के बाद फिर मास्टर हुओ टियांडो एक बुक बाहर निकालता है और कहता है कि मैं अपनी जूनियर सिस्टर के लिए एक बुक लेकर आया हूँ, ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी। तो मास्टर हुनटियान कहता है कि हान शुई और तुम एक ही जनरेशन के हो, एक तरफ तुम बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस और स्किलफुल हो और दूसरी तरफ हान शुई वो काफी ज्यादा एरोगेंट है, मगर मैं उसे तुम्हारी ये बुक दे दूंगा। ये कहने के बाद फिर हुओ टियांडो वहाँ से चला जाता है और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है फेंग हान को वो कल्टीवेशन करते हुए अचानक से अपनी बॉडी से बहुत ही ज्यादा गोल्डन एनर्जी को रिलीज कर रहा था, जिस पर वो ड्रैगन उससे कहता है कि हाँ अब तुम्हें मेरी बात समझ में आने लगी है, ऐसे ही इसे कंटिन्यू करते रहो। फेंग हान उस सारी की सारी एनर्जी को एकदम से अपनी बॉडी से रिलीज कर देता है, जिस पर यान कहता है कि ये इतना बुरा नहीं था, तुमने काफी अच्छी कोशिश की है, एटलीस्ट तुमने अर्थ की मीनिंग को तो समझ लिया है। अब तुम्हारी गोल्डन यामा बॉडी वो तुम्हारी वुड टेक्निक को काफी हद तक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी और तुम्हारी मुंह फेंक की वो भी तुम्हारी बॉडी को नॉरिश कर सकती है, क्योंकि दोनों की दोनों एनर्जी तुम्हारी बॉडी को बहुत ही अच्छी तरह से सूट कर रही है। तो फेंग हान अपनी कल्टीवेशन को रोकने के बाद फौरन से यान के सामने आ जाता है और कहता है कि फाइनली मैंने अर्थ की ट्रू मीनिंग को समझ लिया है। तो यान कहता है कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब तुम बहुत ही जल्दी अपनी एनर्जी को कंडेंस भी कर पाओगे। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है लोंगशुआन अपनी कल्टीवेशन करते हुए अचानक से अपनी बॉडी से एक जोरदार पावरफुल एनर्जी रिलीज करती है, जिससे यान को एक जोरदार धक्का लगता है, जिस पर वो भी हैरान हो जाता है। और वो लोग जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि लोंगशुआन ने ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब वो सुपर नेचुरल पावर के सेकंड लेवल में आ चुकी है, जिसे अवतार रियलम का सेकंड लेवल भी कहा जाता है। और फिर यान फेंग हान से कहता है कि ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, तुम भी अपनी की को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लो, इसमें मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है फेंग शाओलिन को, वो फेंग हान की दी हुई कैंडीज को उठाती है और कहती है कि मैं हमेशा तुम लोगों के रास्ते में रुकावट बन जाती हूँ। ये कहने के बाद वो कैंडी खाते हुए फौरन से ब्लैक टर्टल पवेलियन में चले जाती है और उसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।